इसके बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। अल्पमत की सरकार को नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए, सरकार से आग्रह है। देखिए तजुर्बा कलम को कितना साफ कर देता है, जबान को। सरकार से आग्रह है कि वे सदन में विश्वास मत हासिल करें। सदन नहीं बुलाने पर उन्होंने ये कहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो टिप्पणी नहीं करेंगे। बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। अल्पमत की सरकार को नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए और साथ ही वो सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि वे सदन में विश्वास मत हासिल करें। और बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायकों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला। हम लोग बंधक नहीं है, गोविंद सिंह राजपूत ने कहा। अपनी स्वेच्छा से आए हैं। चूंकि ज्यादातर का यह आरोप था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने काम नहीं करवाया। इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं। और हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात। और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायक। और सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे मध्य प्रदेश के इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कमलनाथ को, स्पीकर को, विधानसभा के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेल के द्वारा भेजा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। चूंकि आज कांग्रेस की सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया, इस वजह से अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। कांग्रेस के 16 बागी विधायक भी पक्षकार बने और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई हुई। ना कांग्रेस पार्टी, ना चीफ मिनिस्टर, ना स्टेट ऑफ एमपी मौजूद था। उन सबको मालूम है कि ये केस लगा है, बट वो जान के गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जेंसी देखते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इनकी तामील कर दीजिए और 10:30 बजे सुबह इसकी बहस होगी। सर, बीजेपी ने अपने क्या ग्राउंड लिया है? क्या कहना चाह रही है बीजेपी किस तरह से? जो ग्राउंड सिर्फ ये है कि सरकार का बहुमत नहीं है, 22 आदमी उनके चले गए तो बहुमत नहीं है, इसलिए आप फ्लो टेस्ट करें। फ्लो टेस्ट वो करना नहीं चाहते, सिंपल। मैं समझता हूँ कि उन्हें एक न्यायोचित निर्णय लेके ये आदेश दिए हैं कि सभी पक्षकार, चाहे वो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के, विधानसभा अध्यक्ष हों प्रजापति जी, या कांग्रेस पार्टी हो, सबको पक्षकारों को उन्होंने नोटिस दिए हैं और वो कल अपीयर होंगे। सर, आज अपेयर नहीं हुआ था, जिसको कुछ कर पाइए। आज अपेयर नहीं हो पाए। वही जब जानकारी मिलेगी, नोटिस आएंगे, तभी तो अपीयर होगा कोई। ये तो एक स्वाभाविक, इस देश के जो न्याय व्यवस्था है दुनिया में सबसे बढ़िया है और उस पर तो कम से कम विपक्ष को विश्वास करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में बीजेपी की याचिका पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई महज 7 मिनट चली। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी, जो बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश के हालात हैं, ऐसे हालात में लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसे हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं की जा सकती है और इसीलिए वो इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि
मध्य प्रदेश के इस क्राइसिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दूसरे जो पक्षकार हैं यानी कि कमलनाथ और प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। कल 10:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस ईमेल के जरिए जारी किया है और यह कहा है कि ये तमाम जो नोटिसेज हैं, तमाम जो याचिका है, उनको सौंप दी जाएगी। हालांकि इसी बीच 16 जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और उन्होंने ये मांग की है कि उनके इस्तीफे को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। फिलहाल इस याचिका पर भी देश की सबसे बड़ी अदालत कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा सियासी घमासान देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के सियासी घमासान को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और दो बेहद खास मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। राकेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, एक बार बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और पंकज दुबे साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब चूंकि मामला सियासत से थोड़ा सा खिसक के संवैधानिक व्यवस्थाओं की तरफ चला गया है, लिहाजा पंकज जी से मेरा पहला सवाल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई है, कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। इन सब में क्या स्थितियां बनती हैं, दुबे साहब? जी नमस्कार। देखिए, अभी चूंकि जो मुझे जानकारी लग रही है मीडिया के माध्यम से कि जो रिस्पोंडेंट हैं पिटीशन में, उनकी तरफ से कोई वकील साहब अपीयर नहीं हुए, उनकी तरफ से हाजिरी नहीं थी। और ये ठीक है, वो कह सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, ऑफिशियली तो हम हाजिर नहीं होंगे, तो वो हाजिर नहीं हुए। अब इस मैटर में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, यदि आप उसको पढ़ते हैं जी, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल महोदय ने 14 तारीख और उसके बाद की तारीख में ऐसी मांग की है मुख्यमंत्री से कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं, और जिस पर उनको अधिकार है करने का, परंतु मुख्यमंत्री के द्वारा उसको न फॉलो करते हुए मना कर दिया गया। अब इसमें आप देखते हैं कि मुख्य सचिव भी पार्टी है और विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पार्टी हैं और कमलनाथ बाय नेम पार्टी हैं। यदि मुख्यमंत्री जी बाय नेम पार्टी हैं और एलिगेशंस उनके ऊपर डायरेक्टली आ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट पहले सुनती है सामने वाले पक्षकार को कि आपका पक्ष क्या है। आज की डेट में यदि इंटरिम ऑर्डर कोर्ट कर देती कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए बिना उनको सुने, तो ये माना जाता है कि जो पहला ऑर्डर है वही फाइनल ऑर्डर है, वो भी परमिसिबल नहीं है कोर्ट में। इसलिए ये सुनवाई का अवसर देना इनके लिए जरूरी है और इनको ये सुनवाई का अवसर दिया गया है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोर्ट ने कहा है कि उनको नोटिस तामील करा दिए जाए और कल सुबह 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। एक नया घटनाक्रम ये आया है कि जो 16 विधायकगण हैं जो कथित रूप से बैंगलोर में या कहीं अन्य स्थान पर हैं, उनके द्वारा भी कोई अर्जी दाखिल की गई है कि उनके द्वारा जो रेजिग्नेशन दिए गए हैं, जो इस्तीफे दिए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, उसे स्वीकार कर लिया जाए। जी, यदि ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन में मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन को डील करेगी। हाँ, यदि ये पिटीशन है, कंप्लीट पिटीशन है, तो फिर इस पिटीशन पे पहले चर्चा होगी, क्योंकि ये पहला स्टेप होगा उसके। यदि कोर्ट कहती है कि इनका फ्लोर टेस्ट कराया जाना जरूरी है, तो उसके पहले रेजिग्नेशन वाले एस्पेक्ट को कोर्ट सुन सकती है जी, क्योंकि ये एक नया घटनाक्रम है और इसका प्री रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा कि इनको सुन सकती है। तो दूसरा विषय यह है कि यदि कल जब कोर्ट में सामने बातें जी, अच्छा कहें। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि कल कोर्ट के सामने यदि ये बातें आती है, तो दोनों पक्षकारों के सामने दो अलग अलग चुनौतियां रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो विधायकगण हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई विधायक का नेता न चुनते हुए कुछ विधायकगण के नाम से इस मुकदमे को पेश किया गया है। तो उनको यहां ये बताना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि हमने असेंबली में विधानसभा अध्यक्ष के सामने फ्लोर टेस्ट की मांग रखी थी, प्रस्ताव लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, और हम उसके नेता थे। ऐसी पूरी चीजें तैयार हुई थी, उसके बाद में हमने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की थी। ये भी लायबिलिटी इनके लिए बनेगी कि 14 तारीख के पहले की स्थिति में क्या डेवलपमेंट हुआ था और कैसे निर्णय लिए थे, उनके द्वारा क्या रेजोल्यूशन पेश किए गए थे जी। और इसके साथ साथ कांग्रेस या सरकार के सामने ये चुनौती रहेगी कि वो ये बताए कि राज्यपाल ने जो पत्र लिखा है, जिसे वो निर्देश कहते हैं, या राज्यपाल स्वयं राज्यपाल हाउस उसको निर्देश कहता है, वो कैसे उन पर बंधनकारी नहीं है और उन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया।
क्योंकि ये विषय आएगा कि आपके यदि वो ऑर्डर सर्वाइव कर रहा है तो उसको अनचैलेंज्ड है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया जी। तो वो चैलेंज यदि होता तब कांग्रेस के सामने ये बेहतर स्थिति होती कि बता सकते थे कि ये ऑर्डर इलीगल है, देखिए हमने भी इसको चैलेंज किया जी, जी, जी। मगर अब की डेट में जब ऐसी बात आएगी तो कोर्ट के सामने चुनौती रहेगी सरकार के लिए कि वो इस पर जवाब दे। जी ये बहुत दिलचस्प है, आपने दोनों चुनौतियां बता दी और एक चुनौती का जवाब शायद ना मिल पाए क्योंकि जैसे जैसे विकल्प कम हो रहे हैं चुनौतियों पर जवाब देने वाले भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक चुनौती का जवाब जरूर मिल जाएगा जिसका जिक्र आपने किया कि बीजेपी के सामने क्या चुनौती रहेगी। राकेश शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक जरा इस वक्त अपडेट मिल रहा है, विधानसभा में नामांकन पर सुनवाई हो रही है, सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी इनके नामांकन, ये पूरा मसला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। आपको बता दें 3 सीटें, 2 दावेदार बीजेपी की तरफ से, एक है सिंधिया, दूसरे हैं सुमेर सिंह सोलंकी। सेफर साइड जो मैडम बघेल हैं उनका भी नामांकन दाखिल करवाया गया था। कुछ आपत्तियां आई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन से जुड़ी हुई। सिंधिया के खिलाफ जो ईओडब्ल्यू का मामला उसका जिक्र नहीं किया गया, ये तमाम बातें। विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर सुनवाई कर रहे हैं सिंधिया और सुमेर के नामांकन पर। कांग्रेस की आपत्ति के बाद बीजेपी की तरफ से पुरुषेंद्र कौरव दलील दे रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया साहब जो अक्सर आपने देखा होगा पहले टीवी पर भी आते थे, सरकार का पक्ष रखते थे, अभी भी आते हैं कभी कभी, वो कांग्रेस की तरफ से सुनवाई में शामिल हैं। पूरा घटनाक्रम ये सब आपको जोड़ना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ये पूरे घटनाक्रम को आप लगातार जोड़ते चलिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे जोड़ते हुए चलना है। राज्यसभा का चुनाव भी होना है, राज्यसभा का चुनाव 26 तारीख को है। उसमें जो दावेदार है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस मसले को लेकर? देखिए ललित, कल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सीट के लिए जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों पर अपनी आपत्ति जताई थी और इस बात को लेकर आपत्ति थी कि उन्होंने जो नामांकन फॉर्म दाखिल किया है उसमें कई चीजों को छुपाने की कोशिश की है। मसलन जो ईओडब्ल्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है उसकी जानकारी नामांकन पत्र में शामिल नहीं है और वहीं प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी ने अपने सरकारी सेवा में रहते हुए ये नामांकन दाखिल किया था, जबकि उनका इस्तीफा अगले दिन मंजूर हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव के, उन्होंने इस आपत्ति को लेकर सुनवाई बुलवाई थी और इस सुनवाई में कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जो कि वकील हैं और बीजेपी की तरफ से पुरुषेंद्र कौरव शामिल हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। ये बेहद अहम विषय है क्योंकि यदि इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता है और वाकई में ये मान लिया जाता है कि ये जानकारी छुपाई गई है तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है, यानी कि उनके दावेदारी पर ही संकट खड़ा हो सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अभी चल रही है और इस सुनवाई पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर शाम तक अपना फैसला सुना देंगे। तो ये बेहद अहम है और दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से बहस जो है सुनवाई के दौरान जारी है और इस सुनवाई के बाद क्या नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी एक अहम कड़ी है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव से जोड़कर इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखा जा रहा था और ऐसे में यदि सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की नामांकन यदि खारिज हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह मामला बड़ा हो जाएगा। तो बहरहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है, लेकिन इंतजार करना होगा थोड़ी देर का। और ये आप देखिए जो वकील हैं वो निकल कर आ गए हैं, उनसे जानेंगे। अभी ये सर क्या निकल कर आए? आगे अरे इधर आ जाओ सर, आगे नेटवर्क नहीं आता है। अपन आगे चलते हैं ना सर, आगे नेटवर्क नहीं आता। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो वकील हैं जो इस सुनवाई में शामिल हुए हैं वो यहाँ पर सिंधिया जी की तरफ से जो है वो उन्होंने क्या पक्ष रखा है, क्या अंदर सुनवाई में हुआ है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये रिटर्निंग ऑफिसर का वो है ना, वो निकल गया यहाँ का चलिए ठीक है चलो ठीक है, आ जाओ सुनवाते हैं आपको। पुरुषेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं? सर क्या हुआ? हम लोगों ने श्री सिंधिया जी की तरफ से
और हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह जी, उनकी तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर साहब को अपने तर्क दिए हैं और ये कहा है कि जिस एफआईआर की दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे हैं वो एफआईआर दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी और कमलनाथ जी तीनों के खिलाफ हुई थी। जो 2019 में कमलनाथ जी ने भी अपना छिंदवाड़ा से फॉर्म भरा था, उस तारीख में भी वो एफआईआर अस्तित्व में थी। उन्होंने भी अपने फॉर्म में इस प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया और उस एफआईआर के रहते उनके फॉर्म पर भी जब आपत्ति हुई थी कि चूंकि एफआईआर उनके खिलाफ है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, उस आपत्ति को भी अमान्य किया गया और इसीलिए ये जो आपत्ति पेश की गई है, इस आपत्ति में कोई सब्सटेंस नहीं है और चूंकि सिंधिया जी को इसके बारे में कोई जानकारी विधिवत रूप से नहीं है, ना तो अदालत के समक्ष वो पेश हुए हैं, ना ही उनको इसके बारे में कोई सम्मन आया है, इसलिए आपत्ति निराधार है। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से इसको पेश किया गया है, इसको निरस्त किया जाए। अब ये तो फैसला रिटर्निंग ऑफिसर महोदय करेंगे। कब तक आ जाएगा सर? इसके बारे में वो बताएंगे। लेना जरा। तो ये एक बड़ा मामला है और तो आज जो याचिका को लेकर सुनवाई हुई है उसमें इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है कि जो मामले का जिक्र दिग्विजय सिंह की तरफ से सिंधिया के खिलाफ किया जा रहा है उसका ना तो जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को है, ना ही इस पूरे मामले को लेकर सम्मन कोई जारी किया गया है, ना उनको कोई सम्मन मिला है। तो ऐसे में ये पूरा मामला खारिज किया जाना चाहिए, इस आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए। इस तरीके से पक्ष जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के वकील की तरफ से किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो आपत्ति दिग्विजय सिंह की तरफ से जताई गई थी उस पर फैसला अब रिटर्निंग ऑफिसर को करना है कि वो इस पूरे मामले में सिंधिया का जो नामांकन है वो खारिज करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, दरअसल रिश्ते मेरा ख्याल है 10 मार्च के आसपास वो में तब्दीलियां आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तारीख हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। उसके बाद दरअसल ये खंगाली गई हैं चीजें, इस वजह से थोड़ी ज्यादा पेचदार है। चलिए, राकेश शर्मा साहब बहुत देर से जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा साहब, आज तो आपके जो बीजेपी के समर्थन में हैं या जिनके नेता बीजेपी के समर्थन में, वो विधायक भी बेंगलुरु में आ गए, उन्होंने भी तमाम बातें कर दी। एक तो उसको लेकर आपका शॉर्ट रिएक्शन, दूसरा जैसे अभी वकील साहब दुबे साहब ने एक चुनौती गिनाई है कि क्या विधिवत ये पूरी तैयारियां, ये तमाम बातें की गई, सदन में इस बात की जानकारी दी गई पहले कि साहब आप अल्पमत को लेकर या नाराजगी को लेकर ये बातें, और फिर आप राजभवन पहुंचे, ये सब विधिवत किया गया। ये एक चुनौती रहेगी कल बीजेपी के सामने। शर्मा साहब। देखिए ललित भाई, सबसे पहले आपके चैनल पे मैंने सुना था कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि जिन 6 विधायकों का हमने इस्तीफा स्वीकार किया, उनने ऑन द रिकॉर्ड चैनल पे आकर कहा कि हम अपने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब मेरा यक्ष प्रश्न है कि ये 16 विधायक भी आपने देखा टीवी चैनलों के सामने आ गए, वो खुल के आ गए और उनके पास कोई गनमैन नहीं खड़ा था, कोई अन्य व्यक्ति नहीं खड़ा था, वो सिर्फ सामने अकेले विधायक बैठे हुए थे और सामने पूरा देश का मीडिया बैठा हुआ था। तो जो बात आपने कही कि मीडिया के सामने 6 विधायकों ने आके कहा और हमने स्वीकार कर लिया, अब ये 16 विधायकों ने भी मीडिया के सामने आके कहा। माननीय कमलनाथ बार बार जोर जोर से मांग कर रहे थे कि उनको मीडिया के सामने लाया जाए, अब मीडिया के सामने ला दिया गया। अब कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि साहब उनको भोपाल में लाया जाए, कल हम भोपाल में ले आएंगे तो फिर कहेंगे कि कांग्रेस कार्यालय में लाया जाए, हम कांग्रेस कार्यालय में वो लोग पहुंच जाएंगे तो कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री निवास पे। ये जो चेयर रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, एक बात तो सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है और बहुमत सिद्ध कहाँ होगा? फ्लोर पे, और फ्लोर से कांग्रेस भाग रही। अभी वर्तमान परिस्थितियों में आप देखिए कि डीजीपी साहब जो जौहरी साहब हैं, उनका कार्यकाल आने वाले 2 महीने में समाप्त होने वाला था, उनको 2 साल की वृद्धि सरकार ने दे दी। मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि सरकार को मालूम चल गया है, चली जाने वाली है, तो एक प्रस्ताव पास कर लेना सरकार कि आने वाले 100 वर्ष के लिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार नियुक्त करती है, और इस आदेश को ना कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ना राजभवन में चैलेंज किया जा सकता है, और धरती पे इसको मान्य किया जाए। जी जी, ऐसा एक प्रस्ताव पास कर ले, क्योंकि आपकी तो मनमर्जी चल रही है ना। आप कभी पीएससी के मेंबर नियुक्त कर देते हैं, कभी डीजीपी के 2 साल का कार्यकाल बढ़ा देते हैं, चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल बाकी था एसआर मोहंती साहब का, उनको हटा के नया चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं, फिर महिला आयोग में नियुक्ति कर देते हैं, फिर युवा आयोग में नियुक्ति कर देते हैं, फिर आईएएस
आईएएसओ के ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ठीक है। आईपीएस के ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो खेल पिछले 15 महीने से मध्य प्रदेश को लूटने का चल रहा था, वही का वही खेल अब फिर शुरू कर दिया है कमलनाथ जी ने और उनकी सरकार ने। जी, मुझे लगता है कि ये तो उठती हुई हार्ट है, इसलिए जो हार्ट उठती रहती है उसमें लूट सको तो लूट लो, नहीं तो ये कल हार्ट तो उठने वाली है। आप देखिए कि एक तरफ कमलनाथ जी अपने पत्र में जिक्र कर रहे हैं कि कुछ भाजपा के लोगों ने कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि कोर्ट में कोई मामला दर्ज हुआ है। जी, कितना गुमराह ठीक करोगे, है। किस-किस को रणनीतिगत गुमराह करोगे? ये तो कोर्ट तक में कई पेश बार नहीं हो रहे साबित हो इनके चुका वकील। है कि 4-24 की रणनीति हमेशा चला करती है। कई बार वो आप रणनीतिगत तौर पे अगर बात की जाए तो भाजपा वैसे ही आगे चलती है। और रहा सवाल की कोशिश, ये आपने कहा था चेयर रेस, कुर्सी के लिए दौड़, सारा किस्सा ही कुर्सी का है। वकील साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब तो खैर मामले ज्यादातर उनके पास चले गए हैं, तो आएंगे आपके पास और दुबे सर के पास भी चलेंगे। एक आध सवाल और उनसे बाकी है, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।